अरे पूरी डालना, इतनी छोटी डालेगा बाहर मारेगा वो। सर मैं तो बोलता हूँ रोहन को लेते हैं, अच्छा बाउंसर डाल रहा है आजकल। पिछला मैच देखा था, कितने छक्के पड़े हैं उसको। तो फिर दीपक, उसका इन स्विंग अच्छा है। 2 मैच से विकेट नहीं लिया उसने। कोई सॉलिड प्लेयर चाहिए मुझे टीम में। सॉलिड प्लेयर सर, तो फिर एक ऑलराउंडर लेते हैं फिर। 3 ऑलराउंडर है पहले टीम में। देखो सर, अभी हमने इतना कोशिश तो कर ली है, सारे प्लेयर्स को ट्राई कर लिया एक एक बार। ये सब करने के बाद भी अगर कोई नहीं मिल रहा है तो फिर क्या करें। सोचो कि आप आमिर खान हो फ्रॉम लगान या फिर शाहरुख खान फ्रॉम चक दे इंडिया। फिल्मों में इन दोनों ने इंडिया की एक टीम बनाई और फिर दुनिया से भिड़ गए। अगर आप एक इंडियन ई स्पोर्ट्स टीम बनाना चाहते हो जो दुनिया के सबसे बड़े टूर्नामेंट्स में खेलने लायक हो, तो आप कैसे करोगे? सबको लगता है कि एक चैंपियनशिप विनिंग टीम बनाना आसान है, लेकिन बॉस ये हलवा नहीं है कोई। रियल लाइफ में ना मनी बॉल की तरह सिर्फ स्टैटिस्टिक्स देख के और रन्स कैलकुलेट करके टीम नहीं बनाई जा सकती। इसके अंदर और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। क्या आपको एक अंडरडॉग्स की टीम बनानी चाहिए जिनमें टैलेंट हो लेकिन वो अनप्रूवन है, या फिर आपको सिर्फ एक स्टार प्लेयर्स की टीम बनानी चाहिए जिसमें आपको जीतने के चांसेस ज्यादा हो? ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं और प्लेयर्स और भी ज्यादा। तो आज के वीडियो में हम ये एक्सप्लोर करेंगे कि हाउ यू कैन गो अबाउट मेकिंग अ चैंपियनशिप विनिंग टीम विद एग्जांपल्स। लेट्स बिगिन। बहुत लोग मानते हैं कि एक ई स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अंडरडॉग प्लेयर्स की मदद करना और उनके लिए अपॉर्चुनिटीज लाना। इसका एक फायदा तो है कि ये नए प्लेयर्स के लिए अगर अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी तो देश के ई स्पोर्ट्स सीन का फायदा डेफिनेटली होगा। लेकिन इसके फ्लिप साइड पे देखिए, एक ई स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए किसी भी अनटेस्टेड एंड अनप्रूवन प्लेयर को स्काउट करने के लिए बहुत टाइम लग जाता है। देश भर में ओपन ट्रायल्स करने में तो महीने लग सकते हैं, और अगर आपको परफेक्ट प्लेयर्स मिल भी जाएं तो ये जरूरी नहीं है कि उनमें से सारे रोल्स और सारे सिनर्जीज मैच हो। ऐसी एक अंडरडॉग्स की टीम शायद लोकल या फिर नेशनल लेवल पे परफॉर्म कर भी ले, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे खेलने के लिए उन्हें और टाइम और एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ेगी। और टाइम तो कितना भी लग सकता है, शायद कुछ महीने, शायद कुछ साल, क्या पता। नए अंडरडॉग प्लेयर्स को ढूंढना इज जस्ट लाइक ट्राइंग टू फाइंड ऑयल अंडर द लैंड। आपको हर जगह मशीन लगा के खोदना पड़ेगा। काफी बार आपको सिर्फ धूल और बंजर जमीन मिलेगी, और जब ऑयल मिलेगा तब जाके आप अपनी बाकी की मशीनरी उधर लगा के लार्ज स्केल डिगिंग स्टार्ट करोगे। अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ एन अंडरडॉग प्लेयर इज भुवनेश्वर कुमार। अनप्रूवन प्लेयर था, बट उसने अपने ओडीआई के डेब्यू के पहले ही बॉल पे एक विकेट निकाल ली। अब ई स्पोर्ट्स में जिसने एक अंडरडॉग के साथ एक्सपेरिमेंट किया है वो है Cloud9। ये और वैनिटी के जाने के बाद Cloud9 ने मौका दिया जेक और रूनी को। These players have to fill the gaps left by ये, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि उनको यही स्टार ड्यूलिस्ट का रोल लेना पड़ेगा, स्टार ड्यूलिस्ट की तरह खेलना पड़ेगा। They can bring value in their own terms, जिससे Cloud9 को फायदा हो सकता है। अब इन अंडरडॉग्स को किस तरह से यूटिलाइज करना है वो तो Cloud9 को समझना पड़ेगा। लेकिन Cloud9 को तो एक डायरेक्ट स्लॉट मिल चुका है VCD अमेरिकाज में। हर अंडरडॉग को ऐसा मौका नहीं मिलेगा सीधा इंटरनेशनल लेवल पे खेलने का। उनको शायद लोअर लेवल पे स्टार्ट करना पड़ेगा एंड देन वर्क देयर वे अप। चलो, अगर आपके पास ऐसा सालों डेडिकेट करने का टाइम नहीं हो, then maybe you can pick up some players that are already established and well known। वैसे क्रिप्स ने सही कहा है, प्रो को ढूंढने के प्रोज काफी हैं। यार वही चीज है ना, उनको ढूंढना बहुत आसान है क्योंकि उनके स्टैट्स रेडिली अवेलेबल हैं VRR.gg और लिक्विपीडिया पे। पर प्रॉब्लम उनको ढूंढना नहीं है, प्रॉब्लम है कि क्या वो प्लेयर्स जो आप लेना चाहते हैं उनके एक्सपेक्टेशंस मैच हो रही हैं आपकी विजन के साथ। अब इन प्रोज को लेने का एक डिसएडवांटेज भी है यार, वो प्रो प्लेयर्स हैं, उनको पता है कि उनका गेम स्टाइल कैसा है, और उनके गेम स्टाइल को मैच करते हुए प्लेयर्स को मिलना वो काफी मुश्किल है। प्रेफरेंसेस बन चुके हैं सभी के सभी प्लेयर्स को, आइडियल टीममेट्स के साथ अच्छे कोऑर्डिनेशन बनाना यार इतना आसान तो नहीं होगा। एक प्रो प्लेयर को तो आप किसी भी टीम से बाय आउट भी कर सकते हो। प्रॉब्लम ये है कि पैसा बहुत लगेगा, बट इस चीज के काफी बड़े रिपरकशंस हैं। आपकी टीम में आने के बाद क्या सिनर्जी बनेगी, क्या आपके जो पहले से प्लेयर्स हैं उनके साथ वो कोऑर्डिनेशन बन पाएगा। सेकंड चीज, जिस टीम से आप उस प्रो को ले रहे हैं क्या वो टीम उसका रिप्लेसमेंट ढूंढ पाएगी, बिकॉज मुझे तो लगता है कि उस टीम में बनी हुई पहले की सिनर्जी सब वेस्ट हो जाएगी। यूजुअली हर टीम में ना 2 तरह के प्लेयर्स होते हैं, एक होते हैं जो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस पा लेते हैं खेल खेल के, और दूसरे होते हैं जो अभी शुरू कर रहे होते हैं। अब एक्सपीरियंस प्लेयर्स का काम है कि यंगस्टर्स को गाइड करना कि किस तरह से वो अपनी सिनर्जी बेटर कर सकते हैं, गेम प्ले बेटर कर सकते हैं, और एक्सपीरियंस प्लेयर्स को खुद भी उनके साथ मिलकर खेलना पड़ता है। अब एग्जांपल ही ले लो, ये जो दुनिया के सबसे बेस्ट प्लेयर थे 2022 के, उन्होंने ज्वाइन करी है डिस्गाइज टोस की वैलोरेंट टीम जिसके अंदर सारे यंगस्टर्स हैं। अब उनको उन यंगस्टर्स के साथ खेलना पड़ेगा, सिनर्जी बनानी पड़ेगी। इवन तो ये बहुत अच्छे प्लेयर हैं बट उनको भी समय लगेगा। यार हम कितनी देर से बात
बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन और सिनर्जी की, बट इस सिनर्जी के प्रोसेस को हम स्पीड अप कर सकते हैं एक तरीके से। आप किसी भी प्लेयर्स के ग्रुप को, यानी कि डुओ, ट्रियो या फिर 4 प्लेयर सबको ले सकते हो एक साथ और उनकी सिनर्जी ऑलरेडी मैच्ड होगी। अब PUBG मोबाइल के ईवोस की टीम को ही देख लो, उन्होंने तो एक परफेक्ट एग्जांपल सेट किया है इन प्लेयर्स को लेने का। उन्होंने बिगेट्रॉन के 3 शानदार प्लेयर्स लक्सी, ज़क्सी एंड माइक्रोबॉय को अपनी टीम का हिस्सा बनाया। अब तीनों की सिनर्जी पहले से ही काफी अच्छी सेट थी, तो इन्होंने रेस्ट ऑफ द प्लेयर्स को ज्वाइन किया और एक शानदार टीम बनाई। इस चीज का परफेक्ट एग्जांपल आपको वैलोरेंट में भी देखने को मिलता है, जहां पे लाउड ने अपने मेन कोर साधा, कैस्पस एंड लेस को एक साथ रखा और 2 नए प्लेयर्स को ऐड किया, ट्विज एंड काउंसिन। ये एक बैलेंस्ड अप्रोच थी इस गेम के लिए, बिकॉज ये टीम बहुत अच्छा खेल रही है। 3 कोर प्लेयर्स जिन्होंने एक साथ पहले से सिनर्जी बना रखी है, उनको 2 नए फायर पावर्ड प्लेयर्स के साथ मिलके अब बस खेलना था, जो उन्होंने बहुत अच्छे से किया। लाउड को इसका बहुत फायदा मिला, बिकॉज उनके 3 प्लेयर्स की सिनर्जी ऑलरेडी सेट थी और 2 नए प्लेयर्स को बस उनके साथ एडजस्ट करना था, जो टाइम के साथ काफी अच्छा हुआ। अब खुद ही देख लीजिए कितना अच्छा खेला लाउड ने पिछले कुछ समय में। लेकिन इतना सब करने के बाद भी अगर आपको अपने देश से ऐसे प्लेयर्स ना मिले जिनका विजन आपके साथ मैच हो, तब क्या करें? हाउ अबाउट इंपोर्टिंग अ प्लेयर फ्रॉम आउटसाइड योर कंट्री? ओके, सो फॉरेन प्लेयर्स इन इंडियन टीम्स। नाउ ये एक ऐसा टॉपिक है जहां पे बहुत सारे लोग के अलग अलग व्यूज हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इंडियन टीम्स में दूसरे देशों के प्लेयर्स को खेलना नहीं चाहिए, जबकि बाकी लोग कहते हैं कि इन्हें आने देना चाहिए ताकि हमें इनसे कुछ सीखने को मिले और इनसे कुछ नया देखने को मिले, ताकि हम भी इंप्रूव कर सके। प्लेयर्स फ्रॉम अदर कंट्रीज दे ब्रिंग अ फ्रेश पर्सपेक्टिव, फ्रेश आइडियाज एंड अ न्यू वे टू अप्रोच द गेम। अभी इससे इंडिया जैसे कंट्री का काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। अब उदाहरण ले लेते हैं वैलोरेंट चैलेंजर्स साउथ एशिया का। ये टूर्नामेंट में काफी सारे टीम्स ऐसा एक मिक्स रन कर रही है जहां पे 3 साउथ एशियन प्लेयर्स हो और 2 इंपोर्ट प्लेयर्स हो। जो टीम्स में कोई भी इंपोर्ट प्लेयर नहीं है, जैसे कि मिलिटेंट ई-स्पोर्ट्स और लीथल ई-स्पोर्ट्स, जिनमें सिर्फ इंडियन प्लेयर्स हो, वो टीम्स क्वालिफाई नहीं कर पाए प्लेऑफ्स के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जीतने के लिए इंपोर्ट प्लेयर्स होना जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं है बॉस। गॉड लाइक और मेडल ई-स्पोर्ट्स में भी बाहर के प्लेयर्स है, लेकिन फिर भी ये दोनों टीम्स क्वालिफाई नहीं कर पाए। Having players from other regions does not guarantee you a victory, but it does teach you a thing or two. फिलहाल के लिए तो साउथ एशिया में सिर्फ वेलोसिटी एक ऐसी टीम है जिसके प्लेयर्स एकल्स और डोमा के पास एक बहुत ही इंप्रेसिव ट्रैक रिकॉर्ड है। ये दोनों तो VCT मास्टर्स और चैंपियंस तक खेल के आए हैं, लेकिन बाकी टीम्स के इंपोर्ट्स के लिए जो इतने बड़े स्टेजेस तक नहीं पहुंचे हैं, उनके लिए तो इंडियन ऑक्स के लिए भी खेलना एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। नाउ ऑनेस्टली दिस इजंट द फर्स्ट टाइम कि इंडियन टीम्स ने किसी बाहर के प्लेयर्स को लिया हो। बैक इन द CS:GO days, GE had Camille and Zoranik in our team. Teams like NTD Gaming had Solo, Joxic and Dav. इनफैक्ट वो टाइम पे डैव का रैपो तो प्लेयर्स के साथ इतना ज्यादा बन गया, इतना ज्यादा अच्छा हो गया, दैट्स व्हाई यू कैन इवन सी हिम कोचिंग सम ऑफ देम इन वेलोसिटी गेमिंग नाउ। कोचेस लाइक YB entered this country back in 2018 and then he went on to coach Enigma Gaming in Valorant. लेकिन ये फॉरेन प्लेयर्स को इंडिया में एडजस्ट करना भी कोई इजी टास्क नहीं है। इधर का लाइफस्टाइल, फूड, वेदर, कल्चर, इट कैन बी क्वाइट डिफिकल्ट टू एडजस्ट टू। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप चाहे प्लेयर्स कितने भी अच्छे ले लो, अगर वो प्लेयर्स साथ में ठीक तरह से, ठीक सुपरविजन के अंदर प्रैक्टिस नहीं किए, तो वो लोग अपना फुल पोटेंशियल अनलॉक कभी नहीं कर पाएंगे। एंड दैट्स व्हाई कोचेस एंड एनालिस्ट्स आर एसेंशियल। अब सही कोच को चूज करना इज इवन मोर इंपॉर्टेंट देन चूजिंग द राइट प्लेयर, बिकॉज़ अ कोच मस्ट नो हिज प्लेयर्स स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस इन ऑर्डर टू प्रॉपर्ली यूज देम। दैट्स व्हाई अ लॉट ऑफ टीम्स चूज कोचेस दैट दे आर फेमिलियर विद। लाइक फॉर एग्जांपल इरेजर, वो एक टाइम पे जी के लिए फोर्टनाइट प्लेयर हुआ करते थे, लेकिन नाउ ही इज कोचिंग आवर वैलोरेंट टीम। डायरी, who also started with us with Fortnite, but now he's managing our Korea operations. हमें पता है कि आप सब disappointed हो after a loss against Zeta Division, पर इससे bounce back हम सिर्फ तभी कर पाएंगे if we put our efforts into improving after every single match. प्रैक्टिस करके ही हम अपनी सिनर्जी बढ़ा सकते हैं, और सिर्फ प्लेयर बदलने से ये नहीं होगा। अल्टीमेटली चाहे मैच कोई भी खेले, आप टाइम देकर ही और मेहनत करके ही अपने आप को बेहतर बना सकते हो। सर, यहाँ हर किसी ना किसी प्लेयर का कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ है और कुछ वीकनेस है। कोई स्पिन अच्छा डाल रहा है तो कोई पेस अच्छा पकड़ता है। हमारी टीम को जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो ना, उसको लेते हैं। देखो क्रिप्स, कोई भी प्लेयर या टीम परफेक्ट नहीं होती, प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ती है, चाहे वो प्लेयर कितना भी परफेक्ट और एस्टैब्लिश क्यों ना हो। सिर्फ मेहनत और कोशिश करके ही एक टीम अच्छी बन सकती है, और ये तो गेम है, यहाँ हार जीत तो चलती रहती है। आई होप ये वीडियो देखकर आपको थोड़ा अंदाजा आया होगा कि एक टीम बनाने के लिए कितनी सारी चीजें और कितने सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं। आई नो ऑल ऑफ यू हैव अ लॉट ऑफ ओपिनियंस कि कौन से टीम में किसको खेलना चाहिए, एंड नाउ दैट यू हैव द इंफॉर्मेशन एज टू हाउ टीम्स आर फॉर्म्ड, आई होप यू कैन हैव कंस्ट्रक्टिव सिविलाइज्ड डिस्कशंस अबाउट द सेम। सोच समझ के कमेंट करना और हमें बताना आपके थॉट्स क्या है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करना और सब्सक्राइब भी। हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में।